Good morning, dear students. Myself, Mr. Amit, Assistant Professor of Geography, Government College, भेरिया, पेवा, कुरुक्षेत्र। आज का हमारा टॉपिक है विनिर्माण उद्योग व इसकी अस्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले विषय वस्तु। इस टॉपिक में हम सबसे पहले उद्योगों की भूमिका, विनिर्माण परिचय, अर्थ और उसका महत्व, उसके बाद आधुनिक निर्माण की क्या क्या विशेषताएं हैं, और फिर उद्योगों की अस्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। इसके बाद प्रश्नावली कि इस विषय के अंदर कौन कौन से प्रश्न आपको तैयार करने हैं। उसके बाद क्रियाकलाप, एक्टिविटी, कि भाई इस विषय वस्तु से संबंधित कौन से क्रियाकलाप आप कर सकते हो। शब्दावली, इस टॉपिक के अंतर्गत आने वाले जो मुश्किल शब्द हैं जिनका आपको अर्थ पता होना चाहिए। सबसे पहले विनिर्माण, कि विनिर्माण क्या होता है। कच्चे माल या अर्धनिर्मित माल को तैयार माल में बदलना मशीनों की सहायता से या हाथ की सहायता से, वो भी निर्माण कहलाता है। फिर आता है उत्पाद। उत्पाद का मतलब है तैयार माल जो फैक्ट्रियों में मशीनों की सहायता से बनता है, वो उत्पाद। अवस्थिति, अवस्थिति का मतलब होता है स्थापना, कि किसी चीज़ को कहाँ पर स्थापित करना चाहिए। इस टॉपिक के अंतर्गत अवस्थिति का मतलब कि किसी फैक्ट्री को लगाने के लिए सबसे अच्छा स्थान कौन सा है। फिर आता है भौगोलिक या भौतिक कारक और गैर भौगोलिक कारक। भौतिक कारक से हमारा मतलब प्राकृतिक द्वारा निर्मित उन कारकों से जिसको प्रकृति ने बनाया, जिसको बनाने में मानव का कोई योगदान नहीं है। गैर भौगोलिक कारक से हमारा मतलब उन कारकों से जिनको मानव ने बनाया या भगवान प्रकृति का कोई योगदान नहीं है। फिर आता है आधारभूत। आधारभूत से हमारा मतलब उन उद्योगों से है जहाँ पर जो माल तैयार होता है वो दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो अन्य उद्योगों को आधार प्रदान करते हैं, वो आधारभूत उद्योग का आधारभूत कहलाता है। फिर आता है औद्योगिक जड़त्व। औद्योगिक जड़त्व से हमारा मतलब है जब किसी स्थान पर एक फैक्ट्री के स्थापित हो जाने के बाद वहाँ पर कई ऐसी संभावनाएं उत्पन्न हो जाती है जिससे कई फैक्ट्रियाँ वहाँ पर आ जाती है, और जब वो संभावनाएं समाप्त हो जाती है तब भी वो फैक्ट्रियाँ अपनी जगह बनी रहती है। उसको औद्योगिक जड़त्व कहा जाता है। उसके बाद आता है तुम्हारा इंट्रोडक्शन, कि विनिर्माण उद्योग क्या भूमिका क्या है। किसी भी देश की शक्ति उसके आर्थिक विकास पर निर्भर करती है, और आर्थिक विकास वहाँ के औद्योगिक विकास के स्तर पर आंका जा सकता है। जिस देश के अंदर जितना अधिक तकनीकी और प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर उतने ज़्यादा उद्योगों का विकास पाया जाता है। जिस देश के अंदर जितना ज़्यादा औद्योगिकरण होगा वो देश उतनी ज़्यादा ही विकसित होगा। अर्थात जिस देश के अंदर विनिर्माण का स्तर जितना ज़्यादा होगा वो देश उतनी ही तरक्की करेगा। उदाहरण के तौर पर आप आज उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, चाइना, चाइना आदि और दक्षिण एशिया के कई देशों को आप देख सकते हो कि वहाँ पर औद्योगिकरण के कारण ही वो विकसित है। फिर आता है विनिर्माण उद्योग का अर्थ क्या है या विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं। अधिकांश प्राथमिक उत्पाद का हम सीधा उपयोग नहीं करते, जैसे गन्ना, कपास इत्यादि। कच्चे माल का रूप बदलकर ही उसका प्रयोग किया जाता है। इस कारण उस वस्तु के मूल्य में और उपयोगिता में वृद्धि हो जाती है, जिसे हम विनिर्माण कहते हैं। अर्थात वो कोई भी वस्तु जिसका हम सीधे उपयोग नहीं कर सकते, बल्कि उसको कच्चे माल को हम फैक्ट्री में बेचते हैं जहाँ पर मशीनों से या हाथ की सहायता से उसका रूप बदला जाता है।
रूप बदलने के कारण उसकी उपयोगिता बदल जाती है और मूल्य में वृद्धि हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे गन्ने का हम सीधा उपयोग नहीं कर सकते, परंतु जब गन्ना फैक्ट्रियों में जाता है तो उससे गुड़, शक्कर, चीनी इत्यादि बनती है, जिसका प्रयोग हम सीधे तौर पर कर सकते हैं। तो विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ हाथ से बना हुआ है, लेकिन जब इसके अंदर मशीनों से बनी वस्तुएं भी शामिल की जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विनिर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कच्चे अर्ध कच्चे माल को हाथों व मशीनों की सहायता से तैयार माल में बदल जाने से है। विनिर्माण के तहत वस्तुओं में मुख्य रूप से 3 परिवर्तन आते हैं। नंबर 1 रूप परिवर्तन, नंबर 2 मूल्य परिवर्तन, नंबर 3 उपयोगिता में वृद्धि। नंबर 1 रूप परिवर्तन कि रूप परिवर्तन कैसा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखते हो कि कपास रुई के तौर पर फैक्ट्रियों में जाती है, परंतु मशीनों की सहायता से जब इसका प्रयोग किया जाता है तो रूप बदल जाता है और वो तागे में परिवर्तित हो जाती है। इसी तरह जब तागा कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री में जाता है तो वो तागा कपड़े में बदल जाता है। नंबर 2 मूल्य में परिवर्तन। जैसे ही कोई पदार्थ फैक्ट्रियों में आता है उसका कम मूल्य होता है, और जब फैक्ट्रियों में तैयार माल के रूप में बाहर आता है तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। कैसे? जब रुई आप फैक्ट्री में आती है तो रुई का मूल्य कम होता है, परंतु जब वो तागा बनता है तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। और इसी तरह जब तागा फैक्ट्री में जाता है तो तागे का मूल्य कम होता है, और जब वो कपड़ा बनकर आता है तो कपड़े का मूल्य ज़्यादा होता है, यानी मूल्य में परिवर्तन हो जाता है। नंबर 3 उपयोगिता में वृद्धि। जो वस्तु शुरू में थी उसकी उपयोगिता कुछ और थी, और जब वो तैयार माल में बदल कर आती है तो उसकी उपयोगिता कुछ और होती है, अर्थात उपयोगिता बढ़ जाती है। जैसे रुई का प्रयोग हमारे लिए बहुत कम होता है, परंतु जब रुई धागे का रूप धारण कर लेती है तो उसकी उपयोगिता में भी वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विनिर्माण के कारण वस्तु में 3 तरह से परिवर्तन होता है। नंबर 1 रूप परिवर्तन, नंबर 2 मूल्य में परिवर्तन, नंबर 3 उपयोगिता में वृद्धि। इस चित्र के माध्यम में आप देख सकते हो कि फैक्ट्रियों में काम कैसे होता है। इस चित्र में आप देख रहे हो कि फैक्ट्रियों के अंदर काम कैसे होता है। इसमें एक तरफ तो दिखाया गया कि रुई को कैसे बुना जा रहा है, और फिर दूसरी तरफ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में मशीनों द्वारा काम को होते हुए दिखाया जा रहा है। महत्व, विनिर्माण के महत्व क्या है? विनिर्माण किसी भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो देश का विकास होता है उसके अंदर विनिर्माण का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। कैसे? नंबर 1 देश के आधुनिकीकरण में सहायक। जो विनिर्माण होता है वो देश के आधुनिकीकरण में सहायक है, क्योंकि इसके अंदर नई नई पदार्थों का निर्माण होता है और जिससे देश के अंदर आधुनिकीकरण आता है। नंबर 2 रोजगार के अवसर बढ़ाने में सहायक है। जैसे जैसे देश के अंदर औद्योगिकरण आएगा, फैक्ट्रियाँ बढ़ेगी, तो देश के अंदर रोजगार की मांग बढ़ेगी, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। नंबर 3 लोगों की आय में वृद्धि होती है। जैसे ही देश के अंदर फैक्ट्री आएगी, फैक्ट्री आने से रोजगार बढ़ेंगे तो लोगों की आय में भी वृद्धि होगी। नंबर 4 लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि। जब लोगों की आय में वृद्धि होगी तो उनका जीवन स्तर में भी वृद्धि होगी। नंबर 4 क्षेत्रीय समानता को कम करने में सहायता करता है। जो औद्योगिकरण है, जो विनिर्माण है, वो क्षेत्रीय समानता को भी कम करता है। कैसे? कि जहाँ पर पहले से ही क्षेत्र में कम विकास हुआ है वहाँ पर आप फैक्ट्री लगाकर भी क्षेत्रीय समानता को कम कर सकते हैं। नंबर 6 व्यापार में बढ़ाने में सहायक। जैसे जैसे देश के अंदर औद्योगिकरण आएगा वैसे वैसे वस्तुओं को अधिक मात्रा में पैदा होगी, और जब वस्तु अधिक मात्रा में पैदा होगी तो वो अधिक मात्रा में बढ़ी हुई वस्तुओं का हम व्यापार कर सकते हैं। विदेशी मुद्रा प्राप्त करवाता है। जब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं या विदेशों में अपनी वस्तुएं बेचते हैं तो उसके बदले में हमें विदेशी आय प्राप्त होती है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनती है।
फिर अंत में देश के आर्थिक विकास में सहायक है। जब देश के अंदर औद्योगिकरण अपने उच्च स्तर पर होता है तो देश के अंदर आर्थिक विकास भी तीव्र गति से होता है। इसका एग्जाम्पल है अपने उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, चीन आदि देश, जहाँ पर औद्योगिकरण के कारण आज वो विश्व के अंदर विकसित देश है। जो महत्व है ऊपर वाले चार वो आपस में इंटररिलेटेड है और जो नीचे वाले चार है वो आपस में इंटररिलेटेड है। कैसे कि जब औद्योगिकरण आता है तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो लोगों की आय में वृद्धि होगी और आय में वृद्धि होगी तो उनके जीवन स्तर में वृद्धि होगी। इसी तरह जहाँ पर कम विकास होता है वहाँ पर औद्योगिकरण आएगा और औद्योगिकरण बढ़ेगा तो वस्तु ज़्यादा उत्पादित होगी और व्यापार बढ़ेगा। व्यापार बढ़ने से विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है और फिर उसके बाद देश का आर्थिक विकास होता है। आधुनिक निर्माण की विशेषता क्या है? जो औद्योगिकरण है उसकी क्या विशेषता है? औद्योगिकरण के कारण बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करना पड़ता है। इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जाता है तो इसके लिए बहुत अधिक पूंजी की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहली विशेषता है इसकी बहुत अधिक पूंजी, क्योंकि औद्योगिकरण के अंदर बहुत अधिक मात्रा में बड़ी बड़ी मशीनों को खरीदा जाता है और इन मशीनों को खरीदने के लिए बहुत अधिक पैसे की ज़रूरत होती है। नंबर 2, विशिष्टीकरण का विकास। औद्योगिकरण के कारण बड़ी मात्रा में एक जैसी वस्तु का उत्पादन करना पड़ता है। इसके लिए अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग व्यक्ति को लगाया जाता है, जिस कारण कर्मचारी के अंदर विशेष कौशल का विकास होने के कारण विशिष्टीकरण का विकास होता है। अर्थात बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के अंदर एक व्यक्ति केवल एक ही तरह का काम करता है, जिससे कारण उसकी विशिष्ट कौशल विकास, उसका काम करने का तरीका जो है वो बढ़ जाता है और वो अधिक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन करने लगता है और इसको विशिष्टीकरण का विकास होता है। नंबर 3, मशीनीकरण को बढ़ावा मिलता है। औद्योगिकरण के कारण बड़ी मात्रा में एक जैसी वस्तु का उत्पादन करना पड़ता है। इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जाता है, जिससे देश के अंदर मशीनीकरण का बढ़ावा मिलता है। जैसे ही देश के अंदर मशीनीकरण का बढ़ावा मिलेगा उस देश के अंदर औद्योगिकरण तीव्र गति से विकास होगा और जब औद्योगिकरण का तेज विकास होगा तो वहाँ पर लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों की आय बढ़ेगी। नंबर 4, आधुनिकीकरण विनिर्माण एक संगठन की तरह काम करता है, जिसमें एक प्रशासकीय अधिकारी वर्ग व हजारों कर्मचारी अपना अपना काम करते हैं। यानी इसमें कई तरह के कर्मचारी काम करते हैं अपनी योग्यता के अनुसार, अपने कौशल के अनुसार, और यह एक संगठन की तरह काम करता है। औद्योगिकरण के कारण देश के अंदर नई नई तकनीकी का विकास होता है। यानी औद्योगिकरण जैसे जैसे औद्योगिकरण देश के अंदर बढ़ेगा वैसे वैसे नई टेक्नोलॉजी, नई तकनीक देश के अंदर आएगी, जिससे देश का आर्थिक विकास होगा। फिर आता है उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक। उद्योग को हर जगह पर नहीं लगाया जा सकता। इसकी स्थापना ऐसे स्थानों पर की जाती है जहाँ पर उत्पादन के निर्माण व बिक्री में कम से कम लागत आए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाया जा सके। इसलिए किसी भी उद्योग को लगाने से पहले काफ़ी सोच विचार के बाद ही उस उद्योग को लगाने वाली जगह का निर्धारण किया जाता है। अर्थात हम अपनी मर्जी से कहीं भी उद्योग नहीं लगा सकते। उद्योग लगाने के लिए या उसको प्रभावित करने वाले कई कारक हैं, जिनको ध्यान में रखकर ही हम कोई फैक्ट्री लगा सकते हैं। जैसे यदि आप अपने कुरुक्षेत्र के अंदर लौह इस्पात फैक्ट्री लगाना चाहते हो तो वो कामयाब नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर उस फैक्ट्री को लगाने से संबंधित जो कारक है वो यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। जब वो कारक उपलब्ध नहीं होंगे तो वो फैक्ट्री कामयाब नहीं होगी। तो इसलिए उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन इस प्रकार है। नंबर 1, समुच्चयन, प्रसंस्करण तथा वितरण के कारक। इसके अंदर आते हैं नंबर 1, आर्थिक दूरी। नंबर 2, बाजार तक अभिगम्यता। नंबर 3, कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता। नंबर 4, शक्ति के साधन तक अभिगम्यता। नंबर 5, श्रम आपूर्ति तक अभिगम्यता। नंबर 6, जल आपूर्ति। नंबर 7, पूंजी। फिर आता है नंबर 2, सरकारी नीतियाँ, कि सरकार की नीतियाँ कैसी है। फिर आता है पर्यावरण। फिर आता है औद्योगिक जड़त्व। नंबर 5, मानवीय कारक। ये अब हम इन सभी कारकों को एक एक करके व्याख्या करेंगे।
नंबर 1, आर्थिक दूरी। आर्थिक दूरी किसी भी उद्योग को प्रभावित करने वाले कारकों में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक है। आर्थिक दूरी, जिसका अर्थ है कि कच्चे माल व मशीनों को उद्योग तक लाने व निर्मित माल को बाजार के साथ साथ उपभोक्ता के घर तक पहुंचाने में लगने वाले समय और पैसे से है। कोई भी उद्योगपति इस आर्थिक दूरी को कम से कम रखना चाहता है ताकि अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सके। अर्थात आर्थिक दूरी जितनी ज़्यादा कम होगी उतना ज़्यादा ही उत्पादक को लाभ होगा। तो इसलिए सबसे पहले किसी भी फैक्ट्री को लगाने के लिए उस स्थान की आर्थिक दूरी को ध्यान में रखा जाता है कि जहाँ से कच्चा माल लाना है वो कितनी दूरी पर है, तैयार माल बाज़ार में बेचना है वो कितनी दूरी तक है, जहाँ पर बाज़ार बना है वहाँ पर लोग आते हैं वो कितनी दूरी पर है। तो इन सभी का ध्यान में रखकर ही हम किसी उद्योग को लगा सकते हैं। इसलिए उद्योग की अवस्थिति ऐसे स्थान पर की जाती है जहाँ से माल को जल्दी से जल्दी उपभोक्ता के पास पहुँचाया जा सके। अतः आज उद्योगों की अवस्थिति कई लाइन वाले महामार्गों, तीव्र गति की मालगाड़ियाँ, उन्नत यातायात के साधन, विशालकाय वायुयान, सुविधा संपन्न बंदरगाह पर लगाए जाते हैं। वर्तमान समय में विश्व के विकसित देशों के अंदर ये सभी सुविधाएं होने के कारण वहाँ पर औद्योगिकरण तीव्र गति से बढ़ा है। अर्थात आज के समय जिस देश के अंदर सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे, उन्नत यातायात के साधन, उन्नत वायुयान और सुविधा संपन्न बंदरगाह है वहाँ पर औद्योगिकरण बड़ी तीव्र गति से फैलता है और उस देश का आर्थिक विकास भी तीव्र गति से होता है। अर्थात इसलिए किसी भी उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आर्थिक दूरी। नंबर 2, बाजार तक अभिगम्यता। यहाँ पर अभिगम्यता का अर्थ है पहुँच, कि बाजार के तक कैसे पहुँच सकता है। किसी भी उद्योग को पनपने के लिए बाजार का होना बहुत ज़रूरी है। बाजार से हमारा मतलब उस स्थान से है जहाँ पर वस्तुओं को आसानी से खरीदा जा सके तथा इसके साथ वहाँ के लोगों के पास खरीदने की क्षमता भी होनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए बाजार वहाँ की जनसंख्या व वहाँ के लोगों की आय के अनुसार और ऐसी जगह पर बनाना चाहिए जहाँ पर ग्राहक आसानी से पहुँच सके ताकि अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सके। तो बाजार तक अभिगम्यता का मतलब है कि हमें बाजार तक पहुंचने वाले सुगम होना चाहिए और साथ ही वहाँ की जनसंख्या और उन लोगों की आय के आधार पर ही हमें वहाँ पर उस तरीके का बाजार। निर्माण उद्योग को प्रभावित करने वाले कारकों में नंबर 2 आता है बाजार तक अभिगम्यता। बाजार तक अभिगम्यता से हमारा मतलब है कि बाजार तक आसानी से कैसे पहुँचा जा सके। किसी भी उद्योग को पनपने के लिए बाजार का होना बहुत ज़रूरी है और बाजार से हमारा मतलब उस स्थान से जहाँ पर वस्तुओं को आसानी से खरीदा जा सके और इसके साथ साथ वहाँ के लोगों के पास सामान खरीदने की क्षमता भी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बाजार वहाँ की जनसंख्या व वहाँ के लोगों की आय के अनुसार ऐसी जगह बनाना चाहिए जहाँ पर ग्राहक आसानी से पहुँच सके ताकि अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सके। तो इसके अंतर्गत 2 चीज़ें हैं। नंबर 1, एक तो बाजार में पहुँचने की सुगमता और दूसरा बाजार वहाँ की जनसंख्या और लोगों की आय के आधार पर ही बनाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जा सके। यदि हम कोई मॉल बनाना चाहते हैं और वो मॉल हम ऐसी जगह बना दें जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं, झोपड़पट्टी वाले लोग रहते हैं, तो वहाँ पर वो मॉल नहीं चल पाएगा। तो कहने का मतलब है कि कोई भी बाजार हम वहाँ लगाना चाहिए जहाँ पर उसकी उपयोगिता हो या वहाँ पर जो बिकने वाले सामान को लोग आसानी से खरीद सके। नंबर 3, कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता। कच्चे माल की प्राप्ति तक कैसे पहुंचा जा सके। किसी भी उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों में कच्चा माल भी एक महत्वपूर्ण कारक है। कोई भी उद्योग जहां पर कच्चे माल की नियमित और निश्चित रूप से पूर्ति होगी वहीं पर ही लगाया जाएगा। परंतु वर्तमान समय में परिवहन के उन्नत साधनों के कारण उद्योगों की अवस्थिति पर कच्चे माल की जकड़ कम की गई है। कच्चे माल की प्रकृति के आधार पर उद्योगों की स्थापना की जाती है। यथार्थ कि कच्चा माल जो है वो किसी भी उद्योग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है, परंतु आज के समय में उन्नत परिवहन के साधनों के कारण कच्चे माल की प्राप्ति
अभिगम्यता को जकड़ कम हो गई है, परंतु फिर भी जहाँ पर कच्चा माल आसानी से मिल सकेगा वहीं पर ही हम फैक्ट्री लगा सकते हैं। भार खोने वाले कच्चे माल का प्रयोग करने वाले उद्योग की स्थापना कच्चे माल प्राप्ति के स्थान पर की जाएगी। भार खोने वाले कच्चे माल का है कौन से? लौह इस्पात, चीनी उद्योग, लुगदी उद्योग, अर्थात जहाँ पर यदि हम उसको दूसरे स्थान पर ले जाएंगे तो वहाँ पर इसकी भार में कमी आ जाएगी, इसलिए इनकी स्थापना वहीं पर की जाएगी जहाँ पर कच्चा माल आसानी से मिल सके। नंबर 2, शुद्ध कच्चा माल का प्रयोग करने वाले उद्योग। जहाँ पर शुद्ध कच्चा माल वो होता है जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के कारण उनके भार में कमी नहीं आती, वो शुद्ध कच्चा माल है। जैसे सूती वस्त्र उद्योग, उसके अंदर जो कच्चा माल है वो सूत का धागा है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में कोई कमी नहीं आती, तो इनकी स्थापना बाजार के निकट होगी। भारी व कम मूल्य वाले कच्चे माल का प्रयोग करने वाले उद्योग की स्थापना कच्चे माल के स्रोत के पास ही की जाएगी, क्योंकि उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में परिवहन की लागत अधिक होने के कारण वहाँ पर लाभ कम हो जाएगा। तो ये उद्योग है पटसन उद्योग और सीमेंट उद्योग। नंबर 4, शक्ति के साधन तक अभिगम्यता, यानी जिससे मशीनों को चलाया जाना है, ऊर्जा आसानी से पहुंच सके। औद्योगिक क्रांति के समय ऊर्जा के केवल एक ही साधन का प्रयोग होता था, वो है कोयला। कोयला भारी होने के कारण इसकी परिवहन लागत बहुत अधिक आती थी। इसी कारण जिन उद्योगों में कोयले की अधिक जरूरत होती थी उनकी स्थापना कोयले प्राप्ति जगह के निकट उद्योग लगाया जाता था। परंतु वर्तमान समय में कोयले के स्थान पर दूसरे साधनों का प्रयोग होने के कारण इसका महत्व कम हो गया है। आज उद्योगों में कोयले के स्थान पर विद्युत ऊर्जा, डीजल, प्राकृतिक गैस व परमाणु ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। अर्थात प्राचीन काल में जब औद्योगिकरण आया 18वीं शताब्दी में, तब उद्योगों की निर्माण वहाँ पर ही किया गया जहाँ पर कोयला अधिक मात्रा में मिलता था, और इस कारण जहाँ पर कोयला मिलने वाले स्थान पर बहुत अधिक मात्रा में औद्योगिकरण हुआ। परंतु वर्तमान समय में ऊर्जा के कई और साधन विकसित हो गए हैं, जैसे विद्युत ऊर्जा, डीजल, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा। इन साधनों का भी प्रयोग करने के कारण हम कहीं पर भी फैक्ट्री लगा सकते हैं जहाँ पर ऊर्जा के साधन आसानी से मिल सकें। श्रम आपूर्ति तक अभिगम्यता, यानी किसी भी फैक्ट्री को चलाने के लिए हमें उपयुक्त मात्रा में श्रम की जरूरत होती है, श्रमिक की जरूरत होती है, क्योंकि बिना श्रमिक के कोई भी उद्योग नहीं पनप सकता। किसी भी उद्योग को प्रभावित करने वाले कारकों में सस्ते श्रम की आपूर्ति बहुत महत्वपूर्ण है। जब औद्योगिक क्रांति शुरू हुई उस समय हाथ से अधिक काम होता था, परंतु अब मशीनीकरण, कंप्यूटर के बढ़ते हुए अधिक प्रयोग व स्वचालित मशीनों के अधिक प्रयोग के कारण श्रम का महत्व कम हो गया है। वर्तमान समय के अंदर अभी भी कुछ उद्योग ऐसे हैं जिसमें अभी भी हुनर वाले श्रमिकों की बहुत ज़्यादा जरूरत है, जैसे घड़ी उद्योग, कांच उद्योग, हौजरी उद्योग, हीरे की कटाई, पॉलिश करने के उद्योग। तो इन तरह के उद्योगों के अंदर श्रम का महत्व आज भी बना हुआ है। अर्थात कोई भी फैक्ट्री हम वहीं पर लगा सकते हैं जहाँ पर हमें श्रमिक आसानी से मिल सकें, सस्ते मिल सकें। श्रमिक जितने हमें सस्ते मिलेंगे उतना ही फैक्ट्री के मालिक को लाभ होगा। अर्थात कोई भी फैक्ट्री वहीं पर लगाई जाएगी जहाँ पर सस्ते और श्रमिकों की पूर्ति हो सके। जल की आपूर्ति, किसी भी उद्योग को चलाने के लिए जल बहुत महत्वपूर्ण है। बिना जल के किसी भी फैक्ट्री की कल्पना नहीं की जा सकती। किसी भी उद्योग को प्रभावित करने वाले कारकों में जल की आपूर्ति भी बहुत महत्वपूर्ण है। अधिकतर उद्योगों में जल का उपयोग भाप बनाने, मशीनों को ठंडा करने, रंगों की धुलाई, सफाई में प्रयोग किया जाता है। किसी भी उद्योग के अंदर जल की जरूरत होती है और किसी उद्योग में कम जल की तथा किसी उद्योग में अधिक जल की जरूरत होती है। जैसे परमाणु ऊर्जा केंद्रों में भारी जल का अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंदर बहुत कम पानी की जरूरत होती है। परंतु पानी की मात्रा पर निर्भर, उद्योग की प्रकृति पर निर्भर करता है कि किस तरह के उद्योग के अंदर कितना पानी लगेगा, मगर पानी बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद आता है नंबर 6, पूंजी।
पूंजी किसी भी उद्योग को सबसे महत्वपूर्ण कारक है। उद्योगों को लगाने से पहले आदमी के पास सबसे पहले बहुत अधिक मात्रा में पूंजी का होना जरूरी है। पूंजी के बगैर हम फैक्ट्री की कल्पना नहीं कर सकते। इसको भूमि के खरीदने, कच्चा माल खरीदने, श्रमिकों को वेतन देने, परिवहन इनके साधन, विज्ञापनों पर बहुत अधिक मात्रा में पैसा खर्च करना, ये सब पूंजी पर ही निर्भर करता है। और जिस व्यक्ति के पास पूंजी होगी वही व्यक्ति फैक्ट्री लगा सकता है। और इसलिए पूंजी को उद्योगों की ऑक्सीजन कहा जाता है, क्योंकि इसके बिना उद्योग की कल्पना भी नहीं की जा सकती। फिर आता है नंबर 7, प्रबंधन मैनेजमेंट। उद्योग को लगाने व उसे चलाने के लिए एक कुशल व बुद्धिमान प्रबंधक का होना बहुत जरूरी है। यदि प्रबंधक साहसी व बुद्धिमान नहीं है तो उद्योग विकसित होने में समय लगता है। तो इसलिए जो फैक्ट्री है, जिस तरह पूंजी किसी उद्योग के लिए ऑक्सीजन कहा जाता है, तो जो फैक्ट्री का मालिक है या प्रबंधक है उसको उस फैक्ट्री का दिमाग कहा जाता है। यदि प्रबंधक जितना बुद्धिमान होगा, जितना समझदार होगा, वो उद्योग उतनी जल्दी ही तरक्की करेगा। सरकारी नीतियाँ भी किसी उद्योग को विकसित करने और उसको अविकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी भी देश के अंदर उद्योग की स्थापना होने में सरकारी नीतियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रादेशिक असंतुलन दूर करने की दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। और तथा दूसरा, पर्यावरण संरक्षण के लिए किसी उद्योग को अधिक मात्रा में लगने के रोकने के लिए सरकार उपयुक्त नीतियाँ बनाती है। यानी दोनों तरह से सरकारी नीतियाँ महत्वपूर्ण है। जब देश के अंदर औद्योगिकरण कम होगा तो सरकार अधिक से अधिक फैक्ट्रियाँ लगाने पर बल देगी, जिससे औद्योगिकरण बढ़ेगा। नंबर 2, जब देश के अंदर औद्योगिकरण की मात्रा बहुत अधिक हो जाएगी तो सरकार उस पर्यावरण संरक्षण के लिए उन उद्योगों को रोकने के लिए उपयुक्त नीति बनाती है। इसीलिए किसी भी देश के अंदर औद्योगिकरण के विकास पर सरकारी नीतियाँ महत्वपूर्ण हैं। नंबर 9, औद्योगिक जड़त्व। जब किसी विशेष क्षेत्र के अंदर कोई उद्योग शुरू होता है तो वहाँ पर समय के साथ साथ उस उद्योग को बढ़ावा देने वाले कई कारक पैदा हो जाते हैं। और कुछ समय बाद यदि वे कारक अनुकूल परिस्थितियाँ समाप्त हो भी जाए तो भी वे उद्योग वहाँ पर बने रहते हैं। इसी को औद्योगिकरण जड़त्व कहा जाता है। जैसे अलीगढ़ में ताले, रेवाड़ी में बर्तन उद्योग। यानी औद्योगिक जड़त्व, कोई स्थान था और वहाँ पर किसी एक फैक्ट्री की स्थापित हो गई, परंतु धीरे धीरे वहाँ पर और कई फैक्ट्रियाँ भी आ गई और अब वहाँ पर वो अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं है, फिर भी वो उद्योग वहीं पर चल रहे हैं। इसी को उद्योग जड़त्व कहा जाता है। ये आपका टॉपिक समाप्त। इस टॉपिक से जो प्रश्न है वो इस तरह है। नंबर 1, विनिर्माण क्या है? तो ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है कि विनिर्माण क्या है, इसकी आपने परिभाषा देनी है। फिर आता है नंबर 2, उद्योगों का क्या महत्व है। इसके अंतर्गत आपने बताना है कि उद्योगों का हमारे देश के लिए क्या महत्व है। ये आपका 5 नंबर में 6 नंबर में है। फिर है उद्योगों की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। इसके अंदर भी आपने उद्योगों की मुख्य विशेषताएं बतानी है। आर्थिक दूरी किसे कहते हैं, ये आपका 2 नंबर में आर्थिक दूरी किसे कहते हैं। फिर औद्योगिक जड़त्व क्या है, ये भी 2 नंबर में है। फिर आपका आता है उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक का विस्तार से वर्णन करें। ये आपका ऐसे टाइप क्वेश्चन है। इसमें आपको पूरा टॉपिक एक्सप्लेन करना है। नंबर 1 भूमिका, नंबर 2 मीनिंग एंड औद्योगिकरण का विनिर्माण का अर्थ परिचय, फिर विनिर्माण के महत्व, फिर विनिर्माण की विशेषताएं क्या है, और फिर विनिर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। धन्यवाद।